बुधवार 2 अप्रैल का दिन देश के इतिहास में हंगामेदार दिन हो गया। एक तरह से बवाल ही मचा, सामाजिक रूप से भी, धार्मिक रूप से भी और सियासी रूप से भी। कारण था वक्फ बोर्ड के नए संशोधित बिल का संसद में आना। इसको लेकर पहले से ही देश भर में जो विचारधाराएं हैं वो विभाजित हैं। कोई इसके समर्थन में है तो कोई इसका विरोध कर रहा है। लेकिन संसद में इस बिल को लेकर तकरीबन 16 घंटे तक मैराथन बहस हुई। पक्ष और विपक्ष के बीच इस बिल को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई और वक्फ को लेकर चल रहे इस बवाल को हमने एक वीडियो में तब्दील करने की कोशिश की है, ताकि आप इस छोटे से वीडियो को देखें और वक्फ को लेकर चल रहे इस पूरे बवाल को समझें। भारत सरकार, जो कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर मोदी सरकार भी कहलाती है, उसके अल्पसंख्यक कल्याण मामलों के मंत्री हैं किरेन रिजिजू। उन्होंने संसद में वक्फ बोर्ड के नए संशोधित बिल को पेश किया है और इस बिल को ऐसा माना जा रहा है कि अब एक नए कानून के तौर पर देश में ये लागू भी हो सकता है। हालांकि फिलहाल जब हम ये वीडियो कर रहे हैं तब इस पर बहस चल रही है संसद में, लेकिन फिलहाल जो इस बिल के पक्ष में संख्या है वोट्स की वो ज़्यादा नज़र आने लगी है। इस बिल को लेकर तमाम तरह का बवाल चला, लेकिन ये बिल आखिर है क्या? इस बिल को लेकर मुसलमानों की, भारतीय मुसलमानों की क्या चिंताएं हैं? इस बिल से ऐसा क्या बदल जाएगा जिससे मुस्लिम डरे हुए हैं? इसको पूरा समझेंगे। आज के पॉइंट टू पॉइंट में मैं हूं अंकुर यादव और 3 पॉइंट में इस पूरे वीडियो के जरिए वक्फ के बवाल को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस बिल को लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान संसद में दिया, तकरीबन 48 मिनट तक वे बोले हैं। उनके पूरे भाषण को तो हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं, लेकिन उनके भाषण को हमने बहुत ध्यान से सुना और उसमें से प्रमुख बिंदु आपके लिए निकाले हैं। भारत सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश के मुसलमानों को क्या भरोसा दिलाया है, विपक्ष को किस तरह से इस बिल को लेकर उन्होंने नकारा है और इस बिल के बारे में क्या कहा है, पहले पॉइंट में उसको सुनेंगे। इसके बाद भारतीय मुसलमानों की चिंता, मध्य प्रदेश में रहने वाले मुसलमानों की चिंता आखिर इस बिल को लेकर क्यों है, उन मुसलमानों को भी सुनेंगे। और फिर तीसरे पॉइंट पर देखेंगे भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी में वे कौन से मुस्लिम हैं जो शुक्रिया मोदी जी की तख्तियां लेकर इस बिल का समर्थन करते नजर आए, और भोपाल में सांसद आरिफ मसूद ने उन मुसलमानों के लिए क्या कह दिया और साथ ही इस बिल को लेकर क्या कह दिया। शुरुआत करते हैं अमित शाह के भाषण से। उनके भाषण की पहले 10 अहम बातों को सुन लीजिए। वक्फ में कोई गैर इस्लामिक सदस्य आएगा ही नहीं, ये स्पष्टता समझ लीजिए। ना मुतवल्ली गैर इस्लामिक होगा, ना वाकिफ गैर इस्लामिक होगा। मान्यवर, वहां कोई प्रोविजन नहीं है। जो धार्मिक संस्थाओं का संचालन करते हैं उसमें कोई गैर मुस्लिम व्यक्ति रखने का प्रावधान किया भी नहीं है, हम करना भी नहीं चाहते हैं मान्यवर। इसलिए जो बड़े बड़े भाषण करते हैं कि समानता का अधिकार चला गया, 2 धर्मों के बीच में समानता नहीं रही, मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के बीच में दखल खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं होने वाला मान्यवर। इस दृष्टि से देखें तो 1995 तक वक्फ की काउंसिल और वक्फ बोर्ड था ही नहीं मान्यवर। कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे? परिषद में और वक्फ बोर्ड में। उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है, नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है, नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। कंपैरिजन करते हैं और कहते हैं दखल किया है। मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, वक्फ जो है वो हमारे यहां ट्रस्ट एक्ट है, इसमें ट्रस्ट है। तो ट्रस्ट के अंदर जो ट्रस्ट को बनाते हैं वो ट्रस्टी होते हैं और एक मैनेजिंग ट्रस्टी होते हैं।
वक्फ में वाकिफ होता है, वक्फ होता है और मुतवल्ली होता है। ये सारे इस्लाम के अनुयायी हैं। अरे भाई, आप कह रहे हो, हम तो कह रहे हैं क्योंकि इसका वक्फ शब्द ही इस्लाम से आया है, इसलिए हम कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो इस्लाम का अनुयायी हो। अब आप उसका विरोध कर रहे हो, तो आप तो वक्फ में भी नॉन इस्लामिक आदमी चाहते हो। मान्यवर क्या कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि वक्फ वो ही कर सकता है जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम को प्रैक्टिस करता होगा, क्योंकि मान्यवर इसकी उत्पत्ति ही इस्लाम के सिद्धांतों से हुई। अब मान्यवर वक्फ धार्मिक हुआ, वक्फ बोर्ड नहीं हुआ, वक्फ परिषद भी नहीं हुई। अरे सुनो भाई, मान्यवर ट्रस्ट के अंदर ट्रस्टी जो होते हैं, जो चर्च होगा तो क्रिश्चियन होंगे, पारसी भी होंगे, पारसी के लिए वो ट्रस्ट होगा, तो हिंदू होगा तो हिंदू के लिए। अब चैरिटी कमिश्नर हम कहेंगे कि भाई मुस्लिम क्यों आया? मुझे बताओ, चैरिटी कमिश्नर एक्ट में मुसलमान चैरिटी कमिश्नर बन सकता है या नहीं बन सकता है? उसको ट्रस्ट नहीं चलाना है, उसको चैरिटी के कानून के हिसाब से वो ट्रस्ट चले, उसकी देखरेख करनी है। ये धार्मिक नहीं है, ये धर्म का काम नहीं है मान्यवर, ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। और इसलिए तो फिर चैरिटी कमिश्नर हिंदू होगा तो वो क्रिश्चियनों के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? चैरिटी कमिश्नर क्रिश्चियन होगा तो जैनियों के और हिंदुओं के ट्रस्ट का कैसे देखरेख करेगा? अब बताओ कि सारे ट्रस्ट के चैरिटी कमिश्नर अलग अलग बन, देश तोड़ दोगे आप लोग। आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से देश भर के मुसलमान भाइयों बहनों को कहना चाहता हूं, आपके वक्फ में एक भी नॉन मुस्लिम नहीं आएगा। ये एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं। मगर जो वक्फ बोर्ड है और वक्फ परिषद है, उसका काम क्या है? वक्फ की संपत्तियां मान्यवर बेच खाने वाले लोगों को पकड़कर इसके बाहर निकालने का। वक्फ के नाम पर औने पौने दाम में संपत्तियों को 100 साल तक किराए पे देने वाले लोगों को पकड़ना है। वक्फ का जो पैसा होता है, इनकम जो गिरती जा रही है, जिसके माध्यम से माइनॉरिटी का विकास करना है, माइनॉरिटी को आगे बढ़ाना है, इस्लाम धर्म की सारी धार्मिक संस्थाओं को पुख्ता करना है। ये पैसा जो चोरी होता है ना, उसको पकड़ने का काम वक्फ बोर्ड, वक्फ परिषद करे। और मान्यवर वो चाहते हैं कि इनके राज में जो मिलीभगत चली वो चलती रहे, ये नहीं चलेगी। सब कुछ अच्छा चलता था, 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया गया। और मान्यवर इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण दिल्ली लुटियन की 123 वीवीआईपी संपत्ति कांग्रेस सरकार ने जब चुनाव मुहाने पर थे, 25 दिन दूर था, वक्फ को देने का काम कर दिया। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उत्तरी रेलवे की भूमि वक्फ के नाम घोषित कर दी। हिमाचल में वक्फ की संपत्ति बताकर उस पर अवैध मस्जिद बनाने का काम किया। 250 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 12 गांव पर वक्फ का स्वामित्व हो गया तब तमिलनाडु में। और मान्यवर तमिलनाडु के 1500 साल पुराने तिरुचेंदुरई मंदिर की 400 एकड़ भूमि को वक्फ की संपत्ति घोषित कर। गांव में कोई बेचारा अमेरिका गया है 4 महीने पढ़ने के लिए, घूमने के लिए आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। कोई कारोबार करने के लिए दिल्ली आता है तो कि वक्फ घोषित हो गया। अरे ऐसे नहीं होता भाई, कलेक्टर को पूछना पड़ेगा सरकारी संपत्ति है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ढेर सारे मंदिर बनते हैं, बने भी है, बनेंगे भी। ढेर सारे चर्च बने हैं, गुरुद्वारे बने हैं,
सरकारी संपत्ति पर बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते मान्यवर। जहां वक्फ की घोषणा होती है वो भूमि सरकारी है या नहीं है वो सत्यापित करना ही चाहिए, और कलेक्टर के अलावे इसको कोई सत्यापित नहीं। हमने डिमांड किया समिति बनाओ, समिति भी बनाई, 38 मीटिंगें हुई, 113 घंटे चर्चा हुई, 284 हितधारक बनाए गए। वक्फ बोर्डों की संख्या जो उपस्थित वक्फ बोर्ड भी हुए राज्यों के 25 हुए, राज्य सरकार के प्रतिनिधि 15 राज्य सरकारों के आए, सांसद 8 हुए, विधायक विधान परिषद 7 हुए, और अध्ययन दौरे 3 किए गए, और अल्पसंख्यक आयोगों को भी 5 बुलाया गया। ये सबसे 92.68 लाख करीब 1 करोड़ सुझाव देश भर से ऑनलाइन आए। इसकी मीमांसा कर एक कानून बनाया है। जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मान्यवर, पुरातत्व विभाग और एएसआई की जमीन को हम सुरक्षा देंगे। आदिवासी भाइयों की शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 की जो जमीन है वो सुरक्षित हो जाएगी। निजी संपत्ति जो आम नागरिकों की है वो भी सुरक्षित हो जाएगी। और वक्फ करने के लिए स्वामित्व को दान तो साहब अपनी संपत्ति का ही कर सकते हैं, गांव की संपत्ति का दान नहीं कर सकते। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी और उसके साथियों ने मुसलमान भाइयों को डरा कर अपनी वोट बैंक खड़ी करने का काम किया। हम नहीं डरा रहे मुसलमानों को, आप डरा रहे हो भाई। आप कह रहे हो ये हो जाएगा। मैं कहता हूं इस देश के नागरिक को किसी भी धर्म का हो कोई आंच नहीं आएगी। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी सरकार का है। तो अमित शाह ने अपनी छाती पर हाथ मारते हुए, मेज को थपथपाते हुए देश के मुसलमानों को भरोसा दिलाया है कि उनके दीनी मामलों में कोई छेड़खानी नहीं की जा रही है। वक्फ रहेगा, जो धार्मिक मॉडल है वो रहेगा, लेकिन वक्फ बोर्ड जो कि एक नियामक संस्था है, जो रिकॉर्ड देखती है, ऑडिट करती है, उसमें गैर मुस्लिम हो सकते हैं। अब सुन लेते हैं उन मुसलमानों की चिंता जो इस नए संशोधित बिल से डरे हुए हैं। उन्हें किस बात का डर है, उन मुसलमानों को भी सुनना जरूरी है। 1000 जो आईएएस है उसमें एक मुसलमान आईएएस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो शासन की पॉलिसी है वो मुसलमानों को नीचे करने की पॉलिसी रही है, चाहे वो कांग्रेस रही हो चाहे बीजेपी रही हो। अगर ये बिल पास हो गया तो मुसलमान फिर कुछ नहीं कर सकता। आज मुसलमानों की स्थिति SC ST से बदतर है। अगर वैसे भी हमारी सुनाई नहीं होती है मुस्लिमों की, और अगर इनको दूसरे लोगों को इन्वॉल्व कर देंगे तो फिर हमारे क्या सुनाई हो। कोर्ट भी बिक जाते हैं, क्या कर सकते। जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी कुछ कभी कभी गलत फैसला हो जाता है। जो वक्फ बोर्ड लाया जा रहा है मुसलमानों के अधिकारों को काटने कैंची का काम कर रहा है। ये जो नाचते हैं मस्जिदों के आगे जाके 1-1 घंटे, वो कौन से युवा हैं? वो बेरोजगार युवा हैं। अगर वो रोजगार में होते तो शायद इस तरह से आवारागर्दी ना करते, तलवारें लेके ना निकलते। ये भी गलत है कि अगर मुस्लिम है, बैठा है उस पद पे, अगर वो गलत कर रहा है तो हम कोर्ट में क्यों नहीं जा सकती। तो अगर वो ये बदलाव कर रहे तो ये सही बदलाव है कि मतलब अगर हमारा भाई भी हमारा गलत कर रहा है तो गलत है, वो उसको अगर कोर्ट में जाने का प्रावधान होना चाहिए। जो संपत्ति अखूत संपत्ति है जो मंदिरों में है, उनके लिए भी तो आप कुछ बिल लाइए कि उनका भी कुछ विकास हो सके, देश में उनकी भी भलाई के लिए भी वो पैसा लग सके। आना और जाना ये तो पता ही नहीं है कहाँ कौन लेता है, उनका हिसाब किताब ये तो हम लोग। देखिए, वो तो मुस्लिम विरोधी पूरी तरह से बातें करती है ना। उसे केवल वोट की राजनीति करना है तो वोट के लिए भी कुछ भी कर सकती है। हिंदुत्व का जो एजेंडा है उस तरह की चीजें हैं। किसी के घर में घुस के आप जाके
मस्जिद में झंडा गाड़ के आके क्या आपके धर्म का झंडा गाड़ देंगे तो वो समाज सेवा है क्या? धरती लेकर के बैठे हुए हैं, समर्थन कर रहे हैं। देखिए अभी बहुत सारी जब चीजें आप देखेंगे ना, तो जब नकाब लगा के वो करते पता चला कि वो हिंदू है, मुस्लिम है ही नहीं है बहुत सारे। और अब बात राजधानी भोपाल की, जहां मुस्लिम समाज के कई लोग इस नए संशोधित बिल के समर्थन में मोदी जी को शुक्रिया देते हुए तख्तियां लेकर निकल पड़े। ये तस्वीरें भोपाल से आई हैं, जहां पर आज इस बिल के समर्थन में भोपाल के कुछ मुस्लिम समाज के लोगों ने एक रैली निकाली और शुक्रिया मोदी जी के नाम पर कुछ तख्तियां हवा में लहराईं और इस बिल का समर्थन किया। इन मुसलमानों ने कहा कि नया संशोधित बिल मुसलमानों के समर्थन में है। ये तस्वीरें भोपाल से सामने आईं, लेकिन इन तस्वीरों के बाद कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई। उन्होंने इन मुसलमानों की तुलना उन लोगों से की जो इस्लाम के नबी मोहम्मद साहब का भी उस जमाने में विरोध करते रहे। उन्होंने कहा कि ये गैर इस्लामी तरीका है। इसके साथ ही उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेकर और वक्फ बोर्ड से जुड़े इस नए संशोधित बिल को लेकर क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। वक्फ बिल लोकसभा में पेश हो गया और जैसा लगता है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन करा है तो निश्चित रूप से पारित भी हो जाएगा। लेकिन इस बिल को हम लोग रिजेक्ट करते हैं तो इसको काला कानून मानेंगे और इसको हम एक्सेप्ट ना किया है ना करेंगे। ये बिल वक्फ की संपत्तियों को संरक्षण करने नहीं, उन पे अतिक्रमण करने का है। एक इसमें अमेंडमेंट में उन्होंने एक लाइन बढ़ाई है कि कलेक्टर की जगह हमने उससे बड़ा अधिकारी रख दिया, जिसको नीतीश बाबू ठोक ठोक के कह रहे हैं कि उन्होंने अमेंडमेंट कर दिया। मेरा बहुत बड़ा सवाल है कि वक्फ को लेकर जो वक्फ की संपत्तियां हैं, उन संपत्तियों को लेकर कलेक्टर ने कई संपत्ति सरकारी घोषित की हुई है, जिसके प्रकरण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और ऐसे समय में जब कलेक्टरों ने ही वो ज़मीनों को सरकारी घोषित करा और वक्फ के लिए लड़ रहे हैं, वो भी कब्रिस्तान की, मैं बाकी भूमि की बात ही नहीं कर रहा हूँ, तो ऐसे में वो कलेक्टर क्या निर्णय देगा हमारे पक्ष में और वक्फ के पक्ष में? अब आप उससे बड़ा अधिकारी ले आए तो वो भी वही है ना। अगर आपको करना था तो ट्रिब्यूनल को ताकतवर करना था, अगर आपको वक्फ की संपत्ति को बचाना था तो आपको अमेंडमेंट में कहना था कि डेट्स फिक्स किए जा रहे हैं, इतने दिनों के अंदर इतने समय में वक्फ की संपत्तियों का निराकरण होगा। वो तो आपने कुछ करा नहीं, आपने केवल एक समाज को प्रताड़ित करने वाला और परेशान करने वाला बिल पेश किया है। इसको हम रिजेक्ट करते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि महिला पदाधिकारी बनेंगे। ये एक सेकंड इशू है कि महिला पदाधिकारी बनेंगे, दूसरे समाज का बनेगा, ये एक हास्यप्रद है। मेरी ज़मीन, निजी ज़मीन, मैं अपनी ज़मीन वक्फ कर रहा हूँ, देख रेख के लिए गवर्नमेंट टेक ओवर है, वक्फ बोर्ड टेक ओवर है। अब वक्फ बोर्ड में आप कहते हो कि दूसरा समाज टेक ओवर करेगा, तो ये एक मजाक वाली बात है। लेकिन क्योंकि हम ओवरराइड जितने भी उनके अमेंडमेंट हैं उसको सबको रिजेक्ट करते हैं। तो सच है, वो संसद का वो असल तो झगड़ा यही है। आपने बहुत अच्छी बात कर दी। संसद की जो ज़मीन है वो भी हमारे आबा अजदाद की वक्फ की हुई है, और ये बात समझना चाहिए, वक्फ संपत्ति सरकारी नहीं है। ये निजी लोगों ने, न नवाबों ने, न राजाओं ने, न बादशाहों ने नहीं दी थी। ये आम जनता ने अपनी ज़मीनें चैरिटी के लिए वक्फ करी थी, उस पर ये लोग कब्जा करके बैठे। अभी पर्सनल लॉ बोर्ड की वर्किंग कमेटी की मीटिंग है और उसके बाद निर्णय लेंगे, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और आंदोलन हर हाल में होगा। न्यायालय जाना होगा तो न्यायालय भी जाएंगे। अब 1 to 1 का क्या बचता है ये बताओ। जब सारी बात हो गई वही 1 to 1 का, तो वो सभी एक एक कहेंगे, सब कुछ ज्यादातर वो वर्ग है। जब हमारे नबी दुनिया में थे तो उस वक्त में भी मुनाफिक थे, और अल्लाह के रसूल जब ये कहते थे कि हक बात ये है तो कुछ लोग मुनाफिकत करते थे। आज भी ये वो लोग हैं जिन्हें अल्लाह के कानून से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी और मोदी के कानून की आवश्यकता पड़ रही है। तो ये उनको मुबारक हो, हमें मुबारक नहीं। तो कुल मिलाकर वक्फ बोर्ड से जुड़े इस नए संशोधित बिल को लेकर जो हंगामा, जो बवाल है, वो फिलहाल देश भर में चल रहा है और ये आगे भी चलेगा। कानून बनने के बाद भी
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि वे देश भर में इसका विरोध करेंगे। हालांकि अमित शाह ने कहा है कि देश के कानून का कोई कैसे विरोध कर सकता है। इस पॉइंट टू पॉइंट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पब्लिक टाइम। इस बिल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्कार।